हाँ जी, कहाँ तक हो गया था? ठीक है। ऑडिट की होगी यार, नहीं तो वैसे ही सब चले जाते हैं क्लास खत्म होते ही, है ना? पता कैसे चलेगा यहाँ से? एक सेकेंड। हाँ 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 हाँ। सुनो, एक बात बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑडिट की आ रही है ना? हाँ जी, कहाँ पे थे अपन? इसमें और कहाँ तक हो गया था अपना? ठीक है। पेज नंबर बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग तो हो गया था। चलो, पेज नंबर आओ 62 पे, 3.9, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। आगे? ठीक है, चलो स्कीम अप्लाई करते हैं अपनी। स्कीम क्या है अपनी? ए सी ऑल ईवीएस बीडीसी है। ओके, ए सी ऑल ईवीएस बीडीसी है। तो ए से ऑथराइजेशन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ऑथराइजेशन तो जो भी अपन ने गुड्स परचेज करें वो ऑथराइज पर्सन से ही परचेज करें हो, या ऑथराइज पर्सन ने ही परचेज करें हो। ठीक है। और दूसरा, शेड्यूल ऑब्टेन कर लेंगे, तो एनटीडी से शेड्यूल ले लेंगे। किस चीज़ का? क्रेडिटर्स का एंड बीपीस का स्केड्यूल ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है। अब क्या करना है अपने को? जैसे अपन ने क्रेडिटर्स और बीपी का स्केड्यूल लिया, ठीक है, फिर ये तो अपन ने स्केड्यूल ऑब्टेन कर लिया कि कौन कौन से लोग हैं, किन किन से अपन ने उधार पे सामान खरीद रखा है। ठीक है। अब एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे। तो एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे तो ऑडिटर इसके लिए क्या कर सकता है? ऑडिटर इसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 को यूज कर सकता है, प्लस इनके पुराने ट्रांजैक्शंस को देख सकता है। इस पे टेस्ट चेक अप्लाई कर सकता है एविडेंस को चेक करने के लिए, जिसमें जिनका बड़ा अमाउंट है, एक स्पेसिफाइड लेवल के ऊपर के जो अमाउंट है, जो कि मटीरियल है, तो मटीरियल अमाउंट के ऊपर के जितने भी अमाउंट है वहां पे वो क्या अप्लाई करेगा? वहां पे वो अप्लाई करेगा टेस्ट चेक। ठीक है। मतलब उनको 100% चेक कर लेगा, उनसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लेगा, और जो लोअर अमाउंट है उनको एक नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर भेज देगा। अब आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन थोड़ी हुआ है। ऐसे 505 जल्दी बोलो। ऐसे 505 जो है, ऐसे 505, उसमें दो तरीके के कंफर्मेशन लेटर होते हैं। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर और नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर। जो पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर होता है वहाँ पे सामने वाला रिप्लाई करता ही करता है, क्योंकि वो अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। बट जो नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर होता है उसमें सामने वाला सिर्फ तभी रिप्लाई करेगा जब उसके बैलेंसेस मैच नहीं होंगे। ठीक है। तो हम उसका ये बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? मटीरियलिटी लेवल सेट कर देंगे। क्या कर देंगे? मटीरियलिटी लेवल सेट कर देंगे। ठीक है। तो अबव द मटीरियलिटी यू हैव टू रिप्लाई, मतलब हम लोग पॉजिटिव लेटर भेजेंगे, नीचे नेगेटिव लेटर भेजेंगे। समझ आ गई क्या? ठीक है। और इनसे पुराने ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लेंगे, और प्लस ये वेरीफाई कर लेंगे कि इनके पुराने पेमेंट्स आए कि नहीं आए।
तो इनके पुराने पेमेंट्स को वेरीफाई करने का क्या तरीका है? इनके पुराने पेमेंट्स को वेरीफाई करने का तरीका है कि बैंक स्टेटमेंट में एंट्री देख लेंगे कि पुराने लोगों का पेमेंट गया है कि नहीं गया, क्योंकि ये तो क्रेडिटर्स है, हमने पेमेंट दिया है कि नहीं दिया है। समझ आ गया? और आजकल वेरीफाई करने का बड़ा आसान तरीका है, जीएसटी नंबर से वेरीफाई करा जा सकता है, क्योंकि जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो 100% उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जीएसटी नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हो कि जो क्रेडिटर्स है उनके जितने भी इनवॉइसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे जीएसटी नंबर वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट बोलो, क्या हो गया? हाँ, एग्जिस्टेंस की मतलब वो है कि नहीं है, एविडेंस मतलब उसको चेक करना। नहीं यार, आप हमारे क्रेडिटर हो 10 लाख के, और आप हमारे क्रेडिटर हो 1 लाख के, आप हो कि नहीं हो इसको चेक करने को कहते हैं आपके एग्जिस्टेंस चेक करना, और आप 10 लाख के हो कि नहीं हो ये चेक करने को कहते हैं, ठीक है, एविडेंस। अब आप तो हो मगर आप 10 की जगह 1 लाख के हो। समझ आ गया? हाँ जी, अगर खुद पे आती है तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। बोला हो गया, आगे बढ़े। चलो, ASEO ऑब्लिगेशन है। So creditors are obligations of the company. Creditors must be paid within a specified time period. क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, इसको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हमें पे करना पड़ेगा। तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हमें क्या करना है, इसको पे करना है, बरोबर, ठीक है। अनअथराइज्ड चार्ज कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस ये देख सकते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, ठीक है। जनरली ट्रेड पेबल्स अनसिक्योर्ड ही होते हैं, ठीक है। हाँ, आगे लीगल रिक्वायरमेंट्स तो कुछ भी नहीं होती। नेक्स्ट, बस लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर ये डाल सकते हो कि जो बीआर बनाया गया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से बनेगा, ठीक है। और जो बीआर है वो बीपी जो है, ठीक है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, या फिर प्रोमिसरी नोट दिया गया है, ठीक है। ये वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ जी, एविडेंस के लिए तो वो देख लो ना, इनवॉइस, क्योंकि क्रेडिटर है मतलब इनवॉइस होगा, और क्रेडिटर है मतलब इसका पेमेंट अगर, अच्छा, इसके पुराने जो पेमेंट्स हुए हैं उसको चेक कर लेंगे अपन बैंक एंट्री से, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की एंट्री चेक कर लेंगे कि आपने बैंक से उसको पेमेंट दिया कि नहीं दिया पुराने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन तो क्या है? हाँ, नेक्स्ट, सेल तो कैसे करोगे आप क्रेडिटर को, ठीक है। बुक वैल्यू तो छोड़ो, इनवॉइस पे जो वैल्यू है जितना पे नहीं करा उस पर दिखाना पड़ेगा। डिस्क्लोजर, यस, डिस्क्लोजर। तो इसका डिस्क्लोजर होता है स्केड्यूल 3 के हिसाब से, और इसको हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में अंडर द करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स, ओके। और हाँ 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 हाँ, कंप्लीटनेस, ठीक है। क्रेडिटर से जो भी परचेजेस हुई है तो वो आपको कंप्लीटली रिकॉर्ड करने हैं, ट्रांजैक्शन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है कि नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ के बिल्स कैश में बन रहे हैं, कुछ के बिल्स ही नहीं बन रहे, कंप्लीटली सारे के सारे क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ऑडिटर चेक करेगा। हाँ, कट ऑफ डेट, यस। तो जो भी परचेजेस अपन ने करी 31 मार्च तक, वो सारे के सारे क्रेडिटर्स हमारे 31 मार्च तक के कहलाएंगे, भले हमें गुड्स की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई। तो याद है मैंने आपको कट ऑफ में बताया था लास्ट क्लास में भी कि कट ऑफ में मतलब क्या होता है, जैसे 31 मार्च है तो अगर आपके पास गोडाउन में गुड्स आ गए या फिर ट्रक में गुड्स डिलीवर हो गए, ठीक है, बट आपके पास सच में गुड्स आए नहीं है, बट डिलीवर तो हो गए ना। देखो भाई मेरी बात सुनो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पता है, फाउंडेशन में पढ़ा था। अच्छा चलो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने तरीके की होती है? कौन कौन सी? एक्चुअल डिलीवरी बोलो सबसे पहले, दूसरी एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, याद आ गया, ठीक है। तो अगर बाहर ट्रक खड़ा है और मैंने आपको चाबी लाके दे दी, कौन सी है ये? बाहर ट्रक में गुड्स खड़े हैं, मैंने लाके उसके डॉक्यूमेंट्स दे दिए या फिर उसके चाबी दे दी ट्रक के, सिंबॉलिक डिलीवरी है। अच्छा, डिलीवर टू समवन एल्स, कंस्ट्रक्टिव मतलब डिलीवर टू समवन एल्स, एक्चुअल डिलीवरी मतलब डिलीवर टू यू, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब किसी और को इस तरीके के बंदे को डिलीवरी दे दी जिससे आप ले सकते हो। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर शिप से गुड्स आए, ठीक है, और वो वेयर हाउस वाले ने ले लिए, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, बरोबर। तो कंस्ट्रक्टिव हो चाहे सिंबॉलिक हो चाहे एक्चुअल हो, क्या ये गुड्स मेरे गुड्स के अंदर इंक्लूड होंगे? तो क्या वो मेरे क्रेडिटर्स इंक्लूड होंगे? तो इंक्लूड करो ना, कट ऑफ। और वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही है बस, और कुछ नहीं है, वो हो गया था पहले ही, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेगा,
कि हाँ, यस, मैनेजमेंट एडिशनल ऑडिटर्स ड्यूटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कि ऐसा तो नहीं है कि जो बीपी है कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी बना हुआ है, नहीं, नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, रहने दो, ठीक है। बहुत है, कितने पॉइंट्स हो गए मेरे हिसाब से? 13 में से अपन ने 11 9 10 पॉइंट्स तो लगे, ठीक है। हाँ, देख लो यार एक बार, टू एस्टैब्लिश दी एग्जिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद दे रखा है, उसके बाद तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा। ट्रेड पेबल्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंसेस दैट वाज सपोज्ड टू रिकॉर्डेड हैज बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंप्लीटनेस होना चाहिए। वैल्यूएशन प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिस्क्लोजर लिखो, उसके बाद पूरा डिस्क्लोजर करके दिखाओ। देखो, सुनो सुनो सुनो, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे भी बना सकते हो लाइक दैट, जैसे ये ना ये, ठीक है, इस तरीके का एक स्केड्यूल तैयार कर सकते हो, एजिंग स्केड्यूल है ये, कि जिसका कौन से schedule? नहीं, क्या समझा नहीं मैं आपकी बात। ये जो शेड्यूल्स हैं, जो यहाँ पे एस वर्ड यूज करा जा रहा है, उसका मतलब है लिस्ट। जैसे कि ये जो है ये शेड्यूल है एक तरीके का, ओके, ये जो है ये शेड्यूल एक तरीके का, इसका मतलब होता है, शेड्यूल का मतलब होता है कि उसकी एक लिस्ट ऑब्टेन करेंगे कि भाई आपके पास ये वाले जो आइटम्स हैं, क्योंकि ये ग्रुप आइटम्स है, मतलब ये कोई इंडिविजुअल आइटम तो है नहीं, इसकी जैसे बहुत सारे आइटम्स हैं, तो आप हमें पूरी लिस्ट दे दो कि आपके पास ये कितने कितने आइटम्स है, उनका क्या क्या सीन चल रहा है। जैसे कि अपन ने शेड्यूल ऑब्टेन करा किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का, तो उसके अंदर हमने पूरी लिस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ले ली कि आपके पास कौन कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग है, कहाँ कहाँ पे है, किस एरिया में लोकेटेड है, कब डेट ऑफ परचेज थी, ठीक है, और कब डेट ऑफ सेल थी उसकी, कितना उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, कितने पे उधारी है, कितने पे परचेज सेल परचेज है, कौन सी लीज होल्ड है, इसकी स्केड्यूल मेंटेन करनी है। तो आप इसमें चाहो तो ये पूरी डिटेल, उल्टा बोल दिया आपने, हाँ, तो वो आप क्यों पढ़ोगे, वो तो अकाउंट्स का पार्ट है ना भाई। अच्छा, अकाउंट्स में पढ़ोगे, हाँ हाँ, इधर देखो आप पहले तो, अब ये क्या है, जैसे आपको एक ये दे रखा है, स्केड्यूल दे रखा है, तो इस तरीके का स्केड्यूल आप प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको एक बैलेंस शीट बनवाई थी ना, तो बैलेंस शीट के अंदर मैंने आपको तरीका बताया था, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आप डिस्क्लोजर करके दिखा सकते हो पूरा, इस तरीके से आप डिस्क्लोजर कर सकते हो कि डिस्क्लोजर कैसे होगा, डिस्क्लोजर होगा स्केड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है, और स्केड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर कैसे होगा, तो ये आपने छोटी सी बैलेंस शीट तैयार करी, यहाँ पे लिख दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में लिखा करंट लाइबिलिटीज, तीसरा करंट लाइबिलिटीज में लिखा ट्रेड पेबल्स, समझ आ गया, और ट्रेड पेबल्स, तो आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो। तो मैं यही चीज़ बता रहा था आपको कि आप ये प्रॉपर शो भी कर सकते हो, ये स्केड्यूल शो कर सकते हो, कहाँ पे शो करना है इसको शो कर सकते हो, समझ आ गया, ओके फाइन, डन, क्लियर। एमएसएमई से उधारी ले रखी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसको छोड़ो आप, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, समझ आ गया ना आप लोग को किस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट आता है लोन्स एंड एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स। लोन्स एंड एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स को कैसे करेंगे, ए एस ई ओ यू एल ई वी एस बी डी सी ए। अब मेरी बात सुनो, लोन्स एंड एडवांसेज एंड अदर करंट एसेट्स, ये लोन्स एंड एडवांसेज दिया है भाई, लोन्स एंड बोरिंग्स ली जाती है, आप लोग पहले भी ये गलती कर चुके हो, आप ध्यान रखिए, लोन्स एंड एडवांसेज यहाँ पे हम दे रहे हैं, हम लोग लोन्स एंड एडवांसेज दे रहे हैं भाई, ले नहीं रहे। एंड अदर करंट एसेट्स, तो हम लोग के लिए यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज लोन्स एंड एडवांसेज, लोन्स एंड एडवांसेज गिवन, आप समझ रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेज गिवन, तो हमने यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेज दिए हैं, समझ आई बात। तो अगर हमने किसी को लोन्स एंड एडवांसेज दिए हैं, तो इस पे सबसे पहले ऑथराइजेशन, ठीक है, दैट लोन्स एंड एडवांसेज गिवन टू समवन बाय द कंपनी, ठीक है, मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं
वो ऑथराइज्ड होने चाहिए बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर आप किसी लिमिट के बियॉन्ड लोन्स एंड एडवांसेस या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो क्या होगा, ऑथराइज्ड होगा बाय दी शेयर होल्डर्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा स्केड्यूल ऑब्टेन करना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ऑब्टेन करने हैं कि किस किस डायरेक्टर को, प्रमोटर को या उनके रिलेटिव्स को या किसी एम्प्लॉय को या किसी और पर्सन को कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, इसकी लिस्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी। समझ आ गया? ई से क्या होता है, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है कि सच में लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, इसका एग्जिस्टेंस चेक कर सकता है। इन लोगों का एग्जिस्टेंस चेक कर सकता है कि किन लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इफ लोन एडवांसेस इज गिवन टू सम कंपनी, किसी कंपनी को दिए गए हैं तो उस कंपनी का एमओए और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, अनऑथराइज चार्ज तो नहीं है कोई इसके ऊपर, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सॉरी, ऑब्लिगेशन एंड राइट, राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इट इज अ राइट फॉर द कंपनी, कंपनी के पास राइट है, कंपनी को यहां से क्या ऑब्टेन करना है, कंपनी को पैसा ऑब्टेन करना है। ओके, अच्छा, ये शेड्यूल में थोड़ा सा और अपन बढ़ा सकते हैं कि लोन्स गिवन टू हुम। ठीक है, लोन्स किसको दिए गए हैं, लोन्स एडवांसेस प्रमोटर, डायरेक्टर, उनके रिलेटिव्स को, एम्प्लॉयज को या अदर पर्सन्स को, अदर कंपनीज को दिए गए हैं। समझ आ गया? ठीक है, इसके अलावा कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी को भी दे सकती है। तो इसकी स्केड्यूल ऑब्टेन करेंगे जिसके अंदर इसमें टाइम पीरियड होगा कि लोन कब दिया गया है, कितने टाइम के लिए दिया गया है, उसका क्या इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, कितना लोन का रीपेमेंट हो गया है, कितना लोन का रीपेमेंट बाकी चल रहा है। समझ आ गया? तो स्केड्यूल के पॉइंट को आप एक्सपैंड कर सकते हो। समझ आ गया? ठीक है, आप चाहे तो स्केड्यूल के पॉइंट को शो भी कर सकते हो बना के, कि एक तरीके का स्केड्यूल बना के शो कर सकते हैं। स्केड्यूल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस लिख सकते हैं इसमें अपन। ठीक है, नेम ऑफ पार्टीज, ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आ जाएगी, उसके बाद अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ लोन आ जाएगा। इस तरीके का आप बना सकते हैं। तो नेम ऑफ पार्टी है 1XYZ, कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है लेट्स से प्रमोटर। ठीक है, अमाउंट है 2 करोड़ का। ठीक है, डेट है इस दिन। समझ आ गया? इस तरीके से अपन शो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल। एल से है लीगल रिक्वायरमेंट। लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी देगी, ठीक है, उसके लिए कंपनी के पास परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, लोन्स एंड एडवांसेस डिस्क्लोज्ड होने चाहिए। तीसरा, ऑडिटर के यहाँ पे रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि ऑडिटर को लोन्स एंड एडवांसेस गिवन को कारो के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। इट इज ऑडिटर्स ड्यूटी टू वेरीफाई कि जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए गए हैं वो कंपनी के प्री जुडिशियल तो नहीं है। याद आ गया क्या? कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है ई। एविडेंस चेक कर सकते हैं, उनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, उनको जो अमाउंट दिए गए थे उसकी एंट्री देख सकते हैं कंपनी के क्या बैंक स्टेटमेंट के अंदर कि उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया गया है या कैश में दिया गया है। तो हम एंट्री से वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन, मतलब वैल्यूएशन करा जाएगा, जितना उसने पेमेंट दे दिया उसको माइनस कर दिया जाएगा, और अगर उसका इंटरेस्ट ड्यू चल रहा है तो इंटरेस्ट को ड्यू दिखाया जाएगा। समझ आ गया? सेल तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, बी से बुक वैल्यू हटाओ। तो बुक वैल्यू, अच्छा सॉरी, तो मैंने अरे गलती से इधर कर दिया मैंने, मेरे को करना उधर था। वही तो गुस्सा करने लग जाता तो क्यों, कहाँ है? चलिए मेरी बात सुनिए, सुनो सुनो सुनो। डी से आएगा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कहाँ करा जाएगा? अब डिस्क्लोजर बता देना इसे। इधर बनेगी बैलेंस शीट, इधर बनेगा एसेट साइड, इधर बनेगा एसेट साइड का, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस का पॉइंट आ जाएगा, उधर इसको डिस्क्लोज कर देंगे। बरोबर, ठीक है, उधर इसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर। चलो, डिस्क्लोजर तो हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए ऑडिटर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर भी करा जाएगा। ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब सारी की सारी बातें रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, कब लोन दिया ये रिकॉर्डेड होना चाहिए। ठीक है, कितने अमाउंट का लोन दिया ये रिकॉर्डेड होना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट ड्यू चल रहा है तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड होना चाहिए। समझ आ गया? ठीक है, अदर तो रहने देते हैं। आ गया समझ में? ठीक है। टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर सपोज टू बी रिकॉर्डेड, कंप्लीटनेस आ गया। ठीक है, वैल्यूड प्रॉपर्ली, डिस्क्लोजर देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये देख लो, जो मैंने बोला था वैसे ही डिस्क्लोजर कर रखा है। एंश्योर वेदर द फॉलोइंग पार्ट हैज बीन रिक्वायर्ड एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 टू द कंपनीज एक्ट हैज बीन मेड। ठीक है, फिर देख लीजिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैपिटल एडवांसेस। ठीक है, ये उसका वो है
नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स। समझ आ गया? ठीक है। और जो मैंने आपको कहा था ना वो, ठीक है, ये किसको दिया गया है? डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स, ठीक है, अमाउंट ड्यू टू फर्म्स एंड प्राइवेट कंपनीज, इस तरीके से। समझ आ गया? ये देखो वो आ गया। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट आता है प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। जी, ASEOULEVSBDCA। हाँ जी, चलिए मेरी बात सुनिए। ऑथराइजेशन, प्रोविजन जो कंपनी में बनाए गए हैं, ठीक है, उसको ऑथराइज पर्सन नहीं बनाए हो, ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही प्रोविजंस बनाए गए हों। ठीक है, कंपनी ऐसे ही बिना पूछे प्रोविजंस नहीं बनाएगी। प्रोविजंस आर नॉट एक्सपेंसेस बट दे आर डीम टू बी फ्यूचर एक्सपेंसेस। प्रोविजन खर्चा नहीं होता, बट एक तरीके से पूरा फ्यूचर में होने वाले खर्चे की एस्टिमेशन होता है, इसको कहते हैं प्रोविजन। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो एक एक्सप्लेनेशन दे दो कि प्रोविजन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाने होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग अक्रूवल बेसिस पे और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाते हैं कि जिस साल की इनकम है उसी साल का लॉस दिखाना चाहिए। और अक्रूवल बेसिस मतलब जब कैश रिसीव हुआ है तभी दिखाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग के कुछ पेमेंट्स होते हैं जो पेमेंट्स होंगे तो अगले साल, दैट इज आफ्टर 31 मार्च। ठीक है, पेमेंट तो कब होंगे? 31 मार्च के बाद होंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो खर्चे जो होते हैं वो इसी साल से रिलेटेड होते हैं, वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसी साल से रिलेटेड होते हैं। तो जो एक्सपेंसेस इसी साल से रिलेटेड है, आपको उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? आपको उनके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है, खर्चा तो अगले साल होगा बट इट शुड बी रिकॉर्डेड दिस ईयर ओनली, राइट? इसी साल उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी साल उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप एक प्रोविजन तैयार कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कि एस्टिमेशन है कि अगले साल बेड डेट्स होंगे तो वो बेड डेट्स इसी साल होने चाहिए, इसी साल का लॉस होना चाहिए, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन मानेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इस साल का ही टैक्स माना जाएगा उसे। ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट मिलकर डिसाइड करती है। समझ आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट आता है वारंटीज एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज। अच्छा, प्रोविजंस जो होते हैं ना, उसको तो दो तरीके के प्रोविजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो होते हैं ना, वो एक तरीके की नॉन करंट लाइबिलिटी होती है जिसको डिस्क्लोज करा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी जो होती है ना, दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज में इसको क्या करा जाएगा? डिस्क्लोज करा जाएगा। ठीक है, चौथे पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहले आता है उसमें नॉन करंट बोरिंग, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा आता है अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और चौथा आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। समझ आ गया? तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को वहां पे शो किया जाएगा, उसी तरीके से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को शो किया जाता है किसके अंदर? करंट लाइबिलिटीज के अंदर। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट समझ आ गई। फिर इसके बाद आता है कि याद रखना, जो वारंटीज लिटिगेशन क्लेम्स और कंपनी के ऊपर जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज चल रही है, इनको अपन क्या नहीं करते, इनको अपन तब तक बुक्स में शो नहीं करते जब तक या तो ये प्रूव नहीं हो जाती है, या फिर जब तक ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक ये बुक्स में जगह नहीं मिलती इनको। तो इनको दिखाया जाता है कहाँ पे? इनको दिखाया जाता है फुट नोट्स के अंदर। वेरी गुड, इनको दिखाया जाता है फुट नोट्स के अंदर। फुट नोट्स बनते हैं बैलेंस शीट के नीचे। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता भाई, अलग से दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? जो कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, वारंटीज होती है। वारंटीज का मतलब है कि आपने, कंपनी ने वारंटी दी है किसी को, ठीक है, तो वारंटी अगर किसी ने क्लेम कर ली तो वी हैव टू पे फॉर द सेम। और कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि अभी प्रोबेबल है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी है, होने के चांसेस है, बट अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, हो जाएगी तो उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। समझ आ गया क्या? ठीक है, सो हम इसे क्या नहीं करते, जैसे अब कंटिजेंट लाइबिलिटी के एग्जांपल दे सकते हैं अपन इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाँ, कोर्ट केस। कोर्ट केस, हम किसी ने हम पे कोर्ट केस किया, ठीक है, समवन सूड अस, तो दैट विल बी अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। इफ वी लूज वी हैव टू पे, इफ वी विन वी हैव नॉट टू पे एनीथिंग। अच्छा, हमने किसी के ऊपर केस करा तो वो कंटिजेंट एसेट बन जाती है, याद रखना।
अगर हम किसी पे केस करते हैं तो कंटिंजेंट एसेट बन जाती है। सबसे पहले ऑथराइजेशन देख लेंगे कि जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं वो हमसे वो ऑथराइज पर्सन ने ही बनाए हैं कि नहीं बनाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ने बनाए कि नहीं बनाए। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी ने इसको चेक करा कि नहीं करा कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट आता है स्केड्यूल ऑब्टेन कर लेंगे कि कितने चीज़ों के प्रोविजंस बनाए गए हैं, कितनी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कितने पेंडिंग लीगल केसेस चल रहे हैं, कितने ड्यूज चल रहे हैं वारंटीज के, कितनी कंपनीज के ऊपर क्लेम आए हुए हैं कस्टमर्स के, इसकी लिस्ट ऑब्टेन कर लेंगे। समझ आ गया। एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे, छोड़ो इसको, ठीक है। अनऑथराइज चार्ज, कोई चार्ज तो नहीं है कंपनी को, कंपनी ये भी नहीं आएगा, नहीं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, इट इज़ अ ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी। जैसे ही कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेगी ऑब्लिगेशन बन जाएगा और कंपनी को इसको प्रोविजंस में दिखाना पड़ेगा। एंड जैसे ही जो भी केस आएगा या केस हार जाएंगे उसके बाद जो भी अमाउंट फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है, वो हमें लेटर ऑन पे करना पड़ेगा। ठीक है, यू से अनऑथराइज चार्ज हटा दो। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट, भाई अगर कोई केस चल रहा है तो देखना पड़ेगा। अगर ऑडिटर को लग रहा है तो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो किसी एडवोकेट से भी जाके सलाह ले सकता है, इस चीज़ के बारे में किसी से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसे एविडेंस चेक कर लेगा जो क्लेम लॉन्च हुए हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, या फिर जैसे अगर उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चेक करना है तो उसके लिए वो पिछले सालों के ट्रेंड्स को चेक कर लेगा कि पिछले सालों में कितने कितने कंपनी ने लास्ट 5 सालों से कंपनी ने क्या पीएफडीडी बनाए हैं। तो पीएफडीडी का चेकिंग कर लेगा लास्ट 5 सालों से क्या पीएफडीडी बनाया है, तो अपने को पता लग जाएगा कि हर साल 5%, 4.5%, 5.5% इतना ही बन रहा था, इसी साल 9% बनाया है। तो इतना ज़्यादा बनाया तो उसके लिए उसको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट एमआरएल लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। और किसी फ्रॉड का अगर है कोई इंडिकेशन तो उसको वेरीफाई करेगा डिटेल में, और अगर ये ऑलमोस्ट उतना ही चल रहा है तो ठीक है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स एआरपी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको अपन कहते हैं ऐसे 520। तो 520 का यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन आएगा। सर 520 का एप्लीकेशन क्यों? क्योंकि 520 ऐसे जो है ना एनालिटिकल प्रोसीजर, उसका पता है काम क्या है, उसका यही काम है। ठीक है, वो क्या करता है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस को चेक करवाता है। किसको चेक करवाता है? रेशियोज एंड ट्रेंड एनालिसिस को। अब रेशियोज तो देखो यहाँ पे लग नहीं रहे, यहाँ पे लग रहा है ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, जैसे आप लोग ने इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा है क्या आप लोगों ने? तो इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपने देखा है क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर ऐसा बोलता है कि देखो आपका 10% से हर साल अपना सेल्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, या फिर अपना जो जीपी है एनपी है वो 5% से 2% से पढ़ा है नहीं है, तो ये एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, उसको ट्रेंड कहते हैं। समझ आ गया। और रेशो तो आपको पता ही है, रेशोज आपने पढ़े होंगे ना, एफएम के अंदर भी आते हैं रेशोज आपके, और क्लास 12 में भी तो पढ़े थे अपने रेशोज, भूल गए क्या? तो रेशोज आते हैं ना अपने, ठीक है, लिक्विडिटी रेशोज। ठीक है, एग्जैक्टली तो ये जो रेशोज हैं ये कौन बताता है, ये रेशोज इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे अपने को रेशोज अप्लाई करके देखने पड़ेंगे कि हर साल का, अच्छा इसमें ना कैलकुलेशन करके खुद भी परफॉर्मेंस देख सकता है कि ऑडिटर तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो चेक कर सकता है कि कितना टैक्स बनना चाहिए, तो प्रोविजन फॉर टैक्स सही है कि नहीं है, अप्लाई करके देखेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सही बना है कि नहीं बना है, खुद अप्लाई करके देख लेगा। और जो कंटिजेंट लायबिलिटी आई हुई है उसके लिए वो क्या करेगा, लॉ के वो लीगल एडवाइस ले लेगा जो बताई दिया मैंने आपको। और इसके अलावा अगर कोई क्लेम्स वगैरह आए हुए हैं तो उसके अंदर जो कोर्ट का क्या डिसीजन है या क्या डिसीजंस आ रहे हैं वो चेक कर लेगा लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर। समझ आ गया क्या अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा ये हो गया क्या? ऐसे ये अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट थॉट ये एन दिख रहा था। ठीक है, चलो वी से वैल्यूएशन। वैल्यूएशन तो नहीं हो रहा है सच अप्लाई, बट वो तो बात हो गई, मतलब वही ये पॉइंट बढ़ाने वाली बात हो गई। अदरवाइज वैल्यूएशन की तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। वैल्यूएशन जो होगा वो मैनेजमेंट से पूछ के होगा, वही सेम पॉइंट जा रहा है। नेक्स्ट है सेल वेल, तो देखो सिर्फ एसेट में लगेगी, यहाँ लगेगी नहीं, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखो कंटिजेंट लायबिलिटी की कोई एसेट बुक वैल्यू नहीं होती है, तो कंटिजेंट लायबिलिटी को हम लोग कहाँ दिखा देते हैं, फुट नोट में दिखा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रोविजंस जो भी बनाए गए हैं उन सब की जो बुक वैल्यूज होती है वो एस्टिमेटेड बुक वैल्यूज ही होती है। समझ आ गया क्या? डिस्क्लोजर बता ही दिया था मैंने, डिस्क्लोजर तीनों चारों के रिक्वायरमेंट, मतलब अभी जो इसकी थ्योरी बताई थी ना उसी के अंदर बता दिया था। सारी बातें डिस्क्लोज है कि नहीं है, एडिशनल अगर ऑडिट का कुछ कहता है। कंटिजेंट ये देखो, अब इसमें देखो इसके यही है, थ्योरी है इसकी, प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। समझ आ गया? डिस्क्लोजर देखो जो तरीके मैंने बताया ना वो आपको फॉलो करने ही करने हैं, ये ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है।
ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाद में देखेंगे, पहले ऊपर वाले अगर कुछ रह गए तो वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना प्लीज़, ठीक है। इस चैप्टर में, ये चैप्टर से लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट है। तो अप्लाई तो तब हो, जैसे अभी आप क्या करोगे, अभी आप बचे हुए चैप्टर्स भी पढ़ोगे, तो बचे हुए चैप्टर्स जैसे पढ़ोगे तो और आपको इसमें मिलता जाएगा, ठीक है। क्या सर? हाँ सर, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। जब सर इंस्टीट्यूट ने हमें फॉर्मेट में सिखाया था, हम इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही आंसर करके आएंगे। मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, इसी तरीके से अपने को इसके आंसर करना है। दिस शुड बी आवर पैटर्न, ये अपना पैटर्न होना चाहिए। सबसे पहले अपने को दिस शुड बी आवर पैटर्न। ऊपर क्या है, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक की डिटेल्स, उस टॉपिक की जो डेफिनेशन आपको पता है, जो भी आपको चीज़ों के बारे में पता है, आपको उसका मीनिंग और एक्सप्लेनेशन दे के आना है। समझ आ गया? जितना आपको पता है ऊपर ऊपर उतना मेंशन करके आ जाओ। अब यहाँ पे अप्लाई कर दो अपना ACO EVS BDCA। समझ आ गया? ठीक है, तो ए से ऑथराइजेशन, एक अप्लाई करा ऑथराइजेशन, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करा, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन करा, तीसरा पॉइंट लिखा, उसको एक्सप्लेन करा। यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। अच्छा, दूसरा क्या है, ठीक है, जैसे अब आपको है ना डायरेक्ट स्केड्यूल मत लिखना, आप लोग ऐसे लिखना, जैसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ऑब्टेन शेड्यूल फ्रॉम मैनेजमेंट। समझ आ गया? लाइक दैट। तो आप ना डायरेक्टली डोंट राइट दिस पॉइंट कि ऐसे इतना ऐसे हिंट नहीं दे के आनी कि अरे हमारी टेक्निक अलग थी। इसको थोड़ा सा ऐसे थियोरेटिकल वे में लिख के आना, ठीक है। और फिर उसके अंदर, ठीक है, स्केड्यूल की आपको क्या करनी है, डिटेल्स मेंटेन करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। हाँ जी सर। नहीं, अपने को ये पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। हाँ जी, अपने को तो नहीं, अपन पैटर्न के हिसाब से ढंग से करके आएंगे। कहा? अरे बाबा यार, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 8 पॉइंट जाने चाहिए। अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतना अंदर का थोड़ी डिस्क्रिप्शन जो इसने दे रखा है वैसे लिखना है। हाँ, मगर बात क्या है, नंबर तभी मिलेंगे जब आपका थोड़ा सा जो लैंग्वेज होगा वो ठीक होगा और इसमें पॉइंट्स मेंशन होंगे। अरे यार, तुम एक बात बताओ, जस्ट लेट मी नो, ये आंसर करके आइए, सुनना ढंग से, है ना, कि लास्ट में एडिशनल रिक्वायरमेंट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट डाल दी अपन ने, ठीक है, कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इस चीज के बारे में मेंशन करेगा कि अगर ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिल पाए तो इसके बारे में वो क्या लिख के आ जाएगा, उसके बारे में वो कर देगा, डिस्क्लेम कर देगा या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। अब ये आंसर लिख के ही बस कि ऑडिटर, अगर ऑडिटर फाउंड नथिंग एट इट्स प्लेस, तो ही विल डिस्क्वालीफाई, ही विल मतलब क्वालिफाइड द ओपिनियन। ओके फाइन, ही विल इशू अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब ये आंसर करके आई सेम चीज का, ठीक है, कि ऑडिटर इफ नॉट फाउंड समथिंग एवरीथिंग इन प्लेस, ठीक है, ही विल क्वालिफाई हिज रिपोर्ट, ठीक है, एज पर ऐसे, ठीक है, 700 एंड ऐसे 705। समझ आ गया? तो इसने प्रॉपर तरीके से ऐसे इसका रेफरेंस दिया, तो शी विल गेट दी एक्स्ट्रा मार्क्स। मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब कि इसको थोड़े मार्क्स मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे इसका, AS का, ठीक है, आप लीगल रिक्वायरमेंट का, स्केड्यूल 3 का, अगर आप इस पे बताओगे नहीं तो भाई नंबर मिलेंगे कैसे यार? समझ आई बात? इसलिए बातें तो मेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ वो बेसिक बात है, तो वो ही मैं आपको समझा रहा था कि पूरा का पूरा मैंने आपको ये ACO EVS BDCA क्यों दिया, इसीलिए तो दिया ये मैक्सिमम है। इसके अलावा आपको पूरे बुक में ACO EVS BDCA के बाहर कुछ नहीं दिखेगा, जो पॉइंट्स है वो इन्हीं के अंदर है। समझ आई क्या बात? शेयर कैपिटल बताओ। अब शेयर कैपिटल क्या है? अब शेयर कैपिटल की बातें देखो इसकी यार। भाई शेयर कैपिटल क्या है? एवरी कंपनीज लाइफ साइकिल स्टार्ट विथ रेजिंग अ कैपिटल। अरे भाई ठीक है यार, तुम हमसे वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो कि तुम हमसे क्या चाहते हो? मतलब ये क्लास 11 में इससे बेटर हमने पढ़ लिया था।
आपको सिंपल से लिख के आना है भाई, आपको बताना है कि शेयर कैपिटल क्या है। शेयर कैपिटल, ठीक है, किसी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होता है, शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ओनर्स होते हैं बट उनके पास सिर्फ दो ही प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। क्या? प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर द पेमेंट इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर द पेमेंट इज मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ये से वाइंडिंग अप मेंशन करके आना, नहीं तो उनको तो वैसे ही पहले पैसा मिल जाएगा भाई, ठीक है। इक्विटी को तो कभी रिडम्पशन थोड़ी होता है इक्विटी का, ठीक है, तो इक्विटी को कभी पैसा मिलता भी नहीं है कंपनी से। ओके, फिर उसके अंदर अपन लिख के आएंगे कि कंपनी ने अगर शेयर इशू करे हैं तो शेयर इशू करने का प्रोसेस होता है कंपनी को, इसके लिए जो शेयर इशू होता है। अब इसके लिए शेयर इशू वाली दिमाग कहां से आएगी अपने पास, जो अपन लॉ में पढ़ेंगे ना शेयर वाला चैप्टर, तो अपने को ये चीजें रिलेट कर पाएंगे। प्लस जो आपने क्लास अटेंड करी थी, ठीक है, तो उससे भी आपको चीजें पता लग जाएगी कि हाँ ठीक है, तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। कंपनी को अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते हैं तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है आईपीओ के थ्रू, एफपीओ के थ्रू, राइट इशू के थ्रू। और अगर कंपनी के पास पहले से पैसा है बट अगर रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो गए तो कंपनी क्या कर सकती है यहाँ पे, ठीक है, बोनस शेयर्स दे सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आ सकती है, ठीक है। उसके अंदर जरूरी नहीं है कि उसके अंदर वो तो आईपीओ ला नहीं सकते, उसके अंदर पब्लिक में तो शेयर इशू नहीं कर सकते, तो लिमिटेड लोग को शेयर इशू कर देंगे। समझ आ गया? ठीक है भाई, तो ये तो हो गई इसकी पूरी कहानी। अब क्या देखना है अपने को, ACOL EVS BDCA, ASEOUL EVS BDCA। ओके, ए से ऑथराइजेशन, कि कंपनी क्या कर सकती है, शेयर जो इशू करेगी वो ऑथराइजेशन के साथ इशू करेगी। अब यहां पे आपके पास इतने भरपूर पॉइंट्स है जो इसने जितने लिखे होंगे शायद उससे ज्यादा आपको पता होंगे। कैसे? अब आप लगाओ अपना दिमाग पूरा पूरा, ठीक है, अपनी लॉ की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे झोंक दो, ठीक है। हाँ, समझ आ रहा है? ऑथराइजेशन चेक करेंगे, जो भी शेयर इशू होते हैं ना, शेयर क्या होने चाहिए, सबसे पहले शेयर इशू करते टाइम पे ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ऑथराइजेशन सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको शेयर होल्डर्स की EGM या AGM ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, जहां पे उनको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, कोई भी शेयर इशू होते हैं तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, जिसके अंदर उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोनस शेयर्स के लिए, राइट शेयर्स के लिए, ESOP के लिए, जिस भी कैटेगरी के आप शेयर्स इशू कर रहे हो उन सब के लिए उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स इशू करने के लिए भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, क्योंकि वो मरने के बाद इक्विटी बन जाएंगे। तो ये क्या है, इसको सेमी इक्विटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो इनके लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ आ गया क्या? सबसे पहले ऑथराइजेशन खत्म। दूसरा, कंपनी को ऑथराइजेशन चेक करना पड़ेगा, उसके ऑडिटर चेक करेगा उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। अब उसके मेमोरेंडम के अंदर जो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको भी चेक करना पड़ेगा कि ऑथराइज कैपिटल पूरी सही है कि नहीं है। कल को ऐसा तो नहीं हो जाएगा इश्यू के बाद ऑथराइज कैपिटल कम पड़ जाएगी, तो ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करा है कि नहीं करा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, इसके लिए नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी कौन? ROC। तो ऑडिटर वो भी चेक करेगा। समझ आ गया क्या? अच्छा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर है तो इसके लिए ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि कंपनी EGM बुलाने की जगह कंपनी पोस्टल बैलेट के थ्रू भी क्या कर सकती है, अप्रूवल ले सकती है। लगा दिया वो? समझ आ गया? यस और नो? भाई शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, इस तरीके की चीजें आते हैं तो यूज योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ लॉ। बरोबर? क्लियर हो गया पूरा? बोलो। ठीक है भाई, ये तो हो गया पूरा कंप्लीटनेस, ये सब कुछ कर दिया। ए से ऑथराइजेशन, स्केड्यूल ऑब्टेन कर लेंगे किस किस टाइप के शेयर्स इशू कर रखे हैं, कब कब इशू कर रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बोनस कब दिए थे इन्होंने, ठीक है, ESOPs कब दिए थे, कितने ESOP का शेयर का भी पेंडिंग चल रहा है, राइट शेयर्स कब दिए। अच्छा, इसमें अपन स्केड्यूल ऑब्टेन कर लेंगे, फुली पेड अप है, पार्टली पेड अप है, किसका कॉल्स का पैसा ड्यू चल रहा है, किसका अलॉटमेंट आया, एप्लीकेशन आया, फर्स्ट कॉल आया, फाइनल कॉल आया, उसके अंदर लो, उसके अंदर किस किस के पैसा नहीं आया, किसका कॉल्स इन अरियर चल रहा है, किसका एडवांस है। अरे सुनो तो सही, वो इंटरेस्ट भी तो देना है, ठीक है। जिसने कॉल से अरियर चल रहा है उसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसका कॉल से एडवांस चल रहा है उसको पेमेंट देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गया? हाँ भाई, ठीक है। तो एस हो गया। ई से एग्जिस्टेंस तो क्या ही चेक करना है, ठीक है। हाँ, ओ से, अच्छा इसमें वो डीमैट वाली बात भी लग देना, ठीक है, कि शेयर्स आजकल डीमैट होते हैं तो डीमैट के लिए हमें अप्रूवल देखनी पड़ेगी फ्रॉम NSDL और CDSL। समझ आया क्या भाई? अब ये सब लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, और यही सब बातें नहीं होगी तो नंबर कैसे मिलेंगे भाई? तुम खुद सोचो,
इसीलिए चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी अपने को। तो ये ध्यान रखना है, कंप्लीट लॉ की इंफॉर्मेशन यहां पे पेस्ट करके आनी पड़ेगी। ऑडिटर को जाके चेक करना है तो ऑडिटर चेक क्या करेगा, यही तो बातें चेक करेगा। अच्छा आप पढ़ के देखोगे ना तो ये सब मिलेगा, कुछ और नहीं है इसमें, ठीक है। वंस यू गो थ्रू विद द सेम आपको ये मिलेगा। अच्छा एक चीज और बताऊं, एग्जाम के टाइम पे जो क्लास चल रही है ना, ये वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। डोंट रीड दिस चैप्टर, बाकी चैप्टर्स पे ध्यान दे लो भाई। इसके ऊपर क्या ध्यान देना है, सिर्फ ये जो रिकॉर्डिंग है इसको चेक कर लो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन वैसे मिल जाएगी। आग बंद करना, सुन लेना इसे, ठीक है। तीन क्लास में चैप्टर खत्म है, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया, ये चैप्टर कल वाउचिंग भी खत्म हो जाएगा। और जो अदर ऑडिट एंगेजमेंट्स है, जो लास्ट क्लास वाला चैप्टर है, वो भी 2 दिन का है, ठीक है। उसकी भी ऐसी लिस्ट आएगी, वाउचिंग की भी ऐसी लिस्ट आएगी, वाउचिंग खत्म, ठीक है। और लास्ट वाले चैप्टर की भी ऐसी लिस्ट आएगी, चैप्टर खत्म, लास्ट चैप्टर। हाँ एग्जाम में अभी तक मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, ये भी दे देता हूं, वाउचिंग वेरिफिकेशन और लास्ट वाला चैप्टर। दे तो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो एक बात सुनो, 1 दे दूं, चैप्टर नंबर 1 वन तो दे दूं, 1 तो दे दूं ना, तो 1 और कंपनी ऑडिट देता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो यार, लास्ट ईयर के पेपर में कंपनी ऑडिट, मेरे को लास्ट ईयर का पेपर भी डिस्कस करना है, उससे क्या कंपनी ऑडिट से 15-20 नंबर का क्वेश्चन आए थे। हाँ जी, तो सेकंड पूरा है, सेकंड तो सेकंड दे दूं, सेकंड दे देता हूँ बरोबर, ठीक है। कंपनी ऑडिट एंड सेकंड वाला, ओके ठीक है। अरे तो अभी तो ऑडिट का पेपर काफी लेट है ना आप लोग का, तो भाई नवंबर तक तो आधे से ज्यादा चैप्टर्स निपट जाएंगे। अभी क्यों, वही तो यार, अभी क्या कर रहे हो, आधे से ज्यादा चैप्टर निपट जाने हैं, और छोटे छोटे चैप्टर्स है भाई। इधर देखो आप, तो यू से क्या है, अनऑथराइज चार्ज। अब देखो यार, देखो सबसे इसमें एक बात बताता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, कंपनी ने अपनी इक्विटी को गिरवी तो नहीं रखवा रखा। इसमें एक टॉपिक आता है प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या आता है, प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। आपको पता है अनिल अंबानी के डूबने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। अनिल अंबानी ने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसके बारे में। उसने क्या किया, अनिल अंबानी ने क्या किया, बैंक से उधार लेना था उसको, तो प्रमोटर था वो कंपनी का, अनिल अंबानी ग्रुप का, ठीक है। तो गया बैंक के पास जाके उसने प्लेज पे अपनी सिक्योरिटीज रखवाई। अब बैंक बोलती है कि भाई तेरे को सिक्योरिटीज रखवानी है तो तुम्हारे शेयर की वैल्यूएशन का 60 to 70% हम उधार दे पाएंगे। तो लेट से उसने 1000 करोड़ 500 करोड़ की सिक्योरिटीज रखवा दी, जिसके ऊपर उसने 70% 350 करोड़ का लोन दे दिया। फाइन, जैसे ही न्यूज मार्केट में गई, शेयर के भाव गिर गए, बैंक का फोन आता है, सर शेयर के भाव तो गिर गए, आपकी सिक्योरिटी का मार्जिन खत्म हो गया, और जमा कराओ। और जैसे उसने और जमा कराए, ये न्यूज़ में और गई और ये और गई तो और वैल्यू गिरा, ठीक है। और ये क्या है, इस तरीके से गिरा है इसका शेयर, सच्ची बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या मजाक थोड़ी लग रहा है, ऐसे गिरता है, ऐसे गिरा देते हैं शेयर के प्राइस। तो अगर प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हैं बाय द प्रमोटर, तो ऑडिटर को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हैं, तो उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना जरूरी है। क्लियर हो गया, बोलो भाई जल्दी से। एल से क्या आएगा, अब लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर सारे सेक्शंस आ जाएंगे, सेक्शन 62, 58 वाले, वो सारे सेक्शंस यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, अच्छा अदर देन कैश इशू करा है तो ये सेक्शन अप्लाई होगा, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। ये बस समझ आ गया। ई से एविडेंस चेक कर लेंगे, परमिशन मिल गई क्या, प्रॉस्पेक्टस इशू करा है कंपनी ने इसके लिए, ठीक है। कंपनी ने इसके लिए लीड मैनेजर को अपॉइंट करा है, कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिल गई क्या प्रॉस्पेक्टस के ऊपर, आरओसी से अप्रूवल मिल गई क्या, ठीक है। कंपनी के पास कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया क्या, कंपनी ने यहाँ पे एनएसडीएल या सीडीएसएल से, ठीक है, लिस्टिंग वो एनएसडीएल सीडीएसएल से डीमटीरियलाइजेशन की अप्रूवल ले ली क्या, कंपनी के सिक्योरिटी सारे के सारे, ठीक है, वो क्या बोलते हैं डीमैट में, वो कंपनी ने एनएससी बीएसई से लिस्टिंग की परमिशन ले ली
लीक है, समझ आ गया? तो इनके एविडेंसेस चेक कर लेंगे, बरोबर? ठीक है, वी से हाँ, कंपनी से बुक्स में से बुक वैल्यू पे दिखाती है भाई, ठीक है, बुक्स में सिर्फ बुक वैल्यू पे दिखाया जाएगा, शेयर किस पे? सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे वैल्यू किया जाएगा और किसी पे नहीं, ठीक है? हाँ, अगर नहीं, ये तो अपन सिर्फ शेयर कैपिटल का बढ़ रहा है, इश्यू और शेयर्स का नहीं। हाँ, इश्यू और शेयर्स के लिए बिल्कुल सही बात है। इश्यू और शेयर्स के लिए हमें कितना चाहिए? 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, 90%, और मिनिमम एप्लीकेशन साइज शुड बी 95%, वो 5%, 5%, 95% तो कुछ है ही नहीं। कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस में अगर कंपनी लिख दे, प्रोस्पेक्टस में लिख दे कंपनी कि भाई नहीं मेरे को 95% चाहिए, तो 95% चाहिए। हाँ, अगर कंपनी 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी, 10 रुपए का शेयर है तो कम से कम 5 पैसे एप्लीकेशन, 50 पैसे एप्लीकेशन पे चाहिए। हाँ, नहीं, आप प्रोस्पेक्टस में डाल सकते हो, इंफ्रिंजमेंट तो उसमें बनता है भाई आपके। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो होता है ना, मिनिमम एप्लीकेशन शुड बी 90%, और एज में बी स्पेसिफाइड इन दी प्रोस्पेक्ट, ऐसा ऐसा लिखा होता है, एज में बी स्पेसिफाइड इन दी प्रोस्पेक्टस में मैंने 95% लिख दिया, ठीक है? नेक्स्ट आता है एस से, सेल तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बी से वो हो गया, डी से शेयर कैपिटल में, और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा जिसमें डिस्क्लोजर जाएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, और जो शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है वो उसमें ऐड करके दिखा देंगे। समझ आ गया? चलो बढ़िया। नेक्स्ट आता है कंप्लीटनेस, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होनी चाहिए, और लास्ट है, ठीक है भाई, कंप्लीटनेस, वैल्यूड, शेयर इशूड एट प्रीमियम। देखो देखो देखो, सेक्शन 52, मतलब सेम वही बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर, अरे भाई ये नहीं बताना आपको, इसने पूरा लॉ छाप दिया, शेयर कैपिटल बताना है तुम्हें, तुम रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो भाई? शेयर इशूड एट डिस्काउंट, सॉरी सर ये नहीं हो सकता, ठीक है? ये इन्होंने ये भी मेंशन करा है, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, नो एज पर सेक्शन दिस एंड दिस शेयर कैन नॉट बी इशूड। तो भाई ठीक है, ऑडिटर नीड्स टू चेक, ये ऑडिटर बातें चेक करेगा। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला था, पूरा एक्सप्लेन कर दिया भाई, स्वेट इक्विटी पूरा लॉ छाप दिया। मैं तो कह रहा हूं ये पढ़ लो, ठीक है, लॉ का चैप्टर खत्म, या लॉ का चैप्टर पढ़ के वो एज इट इज लिख देना शेयर्स। हाँ वही करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। रिडक्शन इन कैपिटल वो पूरा चैप्टर छाप दिया भाई, ठीक है। शेयर डिस्क्लोजर देखो आप, ये देखो ये है प्रमोटर्स की होल्डिंग बतानी पड़ेगी, अनयूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम, बोलो भाई, कल चैप्टर खत्म करते हैं इसका, ठीक है। अरे वर्किंग डे भाई, तो हर बात को ऐसे लिटरल क्यों लेता है? आपको समझना पड़ेगा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना आपको, जब क्लास की बात होती है तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, सुनो ये रिजल्ट्स पढ़ के आना, बरोबर, ठीक है। क्लास एंड करते हैं, चलो निश्चय अगली क्लास में समझाते हैं आपको, ठीक है। आपको क्वेश्चन ही दिखा के कराएंगे, आपको सीधे लास्ट ईयर के क्वेश्चन दिखाएंगे। ओके डन, चलो बाय। हाँ जी।